दोस्तों, अंतरिक्ष में अपने स्पेसक्राफ्ट या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिसर्च करना तो अब काफी आसान है, लेकिन असली खतरा तो धरती से स्पेस में जाने और वहां से वापस आने में होता है, क्योंकि जाते वक्त एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की विपरीत दिशा में उड़ना पड़ता है और आते वक्त वातावरण में एंटर करने के दौरान गर्म हवाओं की गर्मी, दबाव और घर्षण का सामना करना पड़ता है। और इस दौरान कोई एक भी छोटी सी गलती भी स्पेसक्राफ्ट में सवार अंतरिक्ष यात्रियों की जान तक ले सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के साथ कई एक्सपर्ट्स का ग्राउंड क्रू इस बात का ख्याल रखता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग सही से हो जाए। और आज के इस वीडियो में हम इस स्पेस ट्रैवल के विज्ञान को आसान शब्दों में समझेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, बचपन में पटाखे वाला रॉकेट चलाकर शायद आप में से कई लोगों ने सपना देखा होगा कि मैं तो बड़ा होकर रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष में जाऊंगा। यानी ये बात तो हम सभी को पता होती है कि रॉकेट ही वो व्हीकल है जिसकी मदद से स्पेस में पहुंचा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, स्पेस में जाने के लिए आप रॉकेट में नहीं बैठ सकते, लेकिन इसके लिए आपको स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे कि फिर रॉकेट किस काम का? तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्पेस में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट में ही एस्ट्रोनॉट स्पेस एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी चीजें होती हैं, जिसे अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम रॉकेट करता है। तो अब हम जानते हैं कि रॉकेट कैसे काम करता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रॉकेट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, आपने स्कूल में न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो जरूर पढ़ा होगा, जिसके मुताबिक हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे जमीन पर बॉल उछालते हैं, तब जिस स्पीड से हम बॉल को नीचे मारते हैं वो उतनी ही स्पीड से ऊपर की ओर उछलती है। एक रॉकेट भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इसी सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे ईंधन का कंबंशन से रॉकेट थ्रस्ट पैदा करता है, जिसके इस्तेमाल से वो जमीन से उठता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लॉन्च पैड से निकला ये गोलाकार यान रॉकेट नहीं होता, बल्कि इसके पास में लगे इन ट्विन इंजेक्शन को रॉकेट कहा जाता है, जिसका काम सिर्फ अपने पेलोड को स्पेस में पहुंचाना होता है। इस पेलोड में स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स, सैटेलाइट या फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं। दुनिया में मौजूद हर इंजन की तरह रॉकेट को भी काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ये ईंधन जलता है तब उसमें से गर्म गैस निकलती है। अपनी सीधी बनावट की वजह से रॉकेट इंजन इन गैसों को नीचे की ओर छोड़ता है, जिससे एक धक्का यानी थ्रस्ट पैदा होता है और रॉकेट हवा में उड़ने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह धक्का कितना पावरफुल होता है, तो बता दें कि स्पेसक्राफ्ट के पास लगे ट्विन सॉलिड रॉकेट साथ मिलकर करीब 5.3 मिलियन पाउंड्स थ्रस्ट पैदा करते हैं, जो 44 मिलियन हॉर्स पावर जितना होता है। इतने पावर को उत्पन्न करने के लिए एक साथ 14,706 एक्सल डीजल लोकोमोटिव इंजन या फिर करीब 4 लाख कार्स की जरूरत पड़ेगी। साथियों, एक रॉकेट और एरोप्लेन के इंजन में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि एरोप्लेन को अपने फ्यूल को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वहीं दूसरी तरफ ये रॉकेट को स्पेस में उड़ना होता है, इसलिए ये ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीडाइजर्स अपने साथ लेकर उड़ता है, ताकि इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत ना पड़े। एक रॉकेट के इंजन में मुख्यतः 2 प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड फ्यूल्ड एंड सॉलिड फ्यूल्ड। इस फ्यूल को ले जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट इंजन के साथ एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक जुड़ा होता है, और स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वातावरण से बाहर स्पेस में सही जगह पर पहुंचाने के बाद रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं और यहाँ से स्पेसक्राफ्ट अपने आगे की जर्नी पर निकल जाता है। शायद इस एक्सप्लेनेशन से आप रॉकेट के काम करने की प्रक्रिया के बारे में तो समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं स्पेसक्राफ्ट की तरफ। साथियों, एक स्पेसक्राफ्ट एरोप्लेन की तरह ही होता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के रहने, खाने पीने और सोने के लिए जरूरी सभी फैसिलिटीज उपलब्ध होती हैं। एक हवाई जहाज की कॉकपिट की तरह ही स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है, जिसमें बैठकर पायलट एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाकर उससे अलग हो जाता है। इसके बाद पायलट एस्ट्रोनॉट्स के हाथ में अपने स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल आता है और वो स्पेसक्राफ्ट उड़ाकर क्रू मेंबर्स को अंतरिक्ष में जरूरी जगह पर ले जाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो ग्राउंड पर बैठी नेविगेशन टीम ही इस लॉन्च को कंट्रोल कर रही होती है। इस स्पेसक्राफ्ट में एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स लगी होती हैं, जिसका इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट के लॉन्च के लिए तीसरी जो जरूरी चीज होती है वो है लॉन्च पैड। आप भी जानते हैं कि इतनी ज्यादा हीट छोड़ने वाले रॉकेट को बिल्डिंग की छत से तो उड़ाएंगे नहीं, इसलिए स्पेशली लॉन्च पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है लॉन्च पैड। साथियों, लॉन्च पैड वो प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट को आसमान की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में प्रोजेक्ट किया जाता है। अब पेलोड जितना ज्यादा होता है, लॉन्च के स्टेजेस उतने ही ज्यादा होते हैं। इस लॉन्च पैड पर रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के सेटअप होने के बाद इसे नेविगेशन टीम स्पेस सेंटर में बैठकर आसानी से कंट्रोल करता है। दोस्तों, अभी उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाई कि एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से ज्यादा दूर जा पाए, इसलिए वो पृथ्वी के आसपास ही अंतरिक्ष में अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और कई बार एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस शटल सीधा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर लैंड करते हैं।
जहां पर उनके रहने, खाने पीने और सोने से लेकर एक्सपेरिमेंट के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स सब कुछ मौजूद होता है। अब इस इतने बड़े स्पेस स्टेशन को बनाया कैसे गया, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि अंतरिक्ष में अपने टास्क पूरे करने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स फिर से धरती पर लौटते कैसे हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि स्पेस से रिटर्न होने के लिए भी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन आपको बता दें कि वापसी के दौरान स्पेसक्राफ्ट के पास ना ही इतना फ्यूल होता है ना ही रॉकेट, क्योंकि इन्हें तो लॉन्च के बाद ही अलग कर दिया जाता है। तो फिर अंतरिक्ष यात्री नीचे कैसे आते हैं? तो साथियों, यहाँ काम आते हैं स्पेस शटल यानी स्पेसक्राफ्ट, जो करीब 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं और पृथ्वी की कक्षा की चारों ओर चक्कर काटते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। इस एंट्री की प्रक्रिया ही स्पेस ट्रैवल की सबसे मुश्किल प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट को वायुमंडल की गर्म हवाएं और उनके प्रेशर और फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। इस हीट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर इस स्पेसक्राफ्ट की जगह हवाई जहाज को अंतरिक्ष से वायुमंडल में एंट्री कराई जाए तो वो चुटकियों में जलकर राख हो जाएगी। इसी हीट से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी और निचली सतह के साथ पंखों पर भी एक खास तरह की हीट रेजिस्टेंस कोटिंग लगाई जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2003 में जिस कोलंबिया स्पेस शटल में कल्पना चावला और कुछ अन्य एस्ट्रोनॉट सवार होकर पृथ्वी पर आ रहे थे, लॉन्च के दौरान उसके एक पंख से ये हीट रेजिस्टेंस कोटिंग उखड़ गई थी, जिस वजह से वायुमंडल की गर्मी ने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पूरे स्पेसक्राफ्ट को ही कुछ पलों में जलाकर राख कर दिया था। खैर, जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होकर धरती की ओर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ये जमीन के पैरेलल उड़ने लगता है और फिर आता है लैंडिंग का समय, जो पायलट एस्ट्रोनॉट के लिए चुनौती से कम नहीं होता, क्योंकि हवाई जहाज की तरह ही स्पेसक्राफ्ट को भी एयरपोर्ट के रनवे पर ही लैंड कराया जाता है और लैंडिंग के दौरान इसके नीचे की ओर लगे पहिए खुल जाते हैं। लेकिन एक एरोप्लेन के मुकाबले स्पेसक्राफ्ट की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए लैंडिंग के दौरान रफ्तार कम करने में मदद करने के लिए इसमें पीछे की ओर एक पैराशूट भी खुल जाता है। हालांकि अपोलो, जेमिनी, सोयूज और मर्क्यूरी जैसे कुछ स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुद्र में भी कराई गई थी, लेकिन इससे स्पेसक्राफ्ट के पानी में डूबने का खतरा बना रहता है, इसलिए अब इस तरह की लैंडिंग नहीं करवाई जाती। तो इस प्रकार आपने जाना कि अंतरिक्ष में जाने और वापस आने की प्रक्रिया में कितनी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खैर, स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग और लैंडिंग में से आपको कौन सी प्रोसेस सबसे ज्यादा मुश्किल लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।